सियासी जमात पे कोई पाबंदी नहीं है, किसी को गैर कानूनी नहीं करार दिया गया है। हर सियासी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। पॉलिटिकल रैलीज का तमाम जमातों को इजाज़त भी है। सियासी जमातों को साथ लेकर चलें ताकि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो। अब सबको इलेक्शन की चांद मुबारक हो। सुपरस्टार की नहीं बल्कि सुपर सिस्टम की जरूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। खुदा खुदा करके इलेक्शन की तारीख तो आ गई, तो क्या अब इन इलेक्शन में आवाम का वोट डालने का और वोट गिने जाने का हक़ तस्लीम कर लिया जाएगा? यानी पाकिस्तान का आइन कहता है कि आवाम अपने मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए अपने ऊपर हुकूमत करने यानी आवाम की हाकमियत तस्लीम कर ली जाएगी। क्या अब की बार सियासी इंजीनियरिंग नहीं होगी? बहुत सारे सवालात हैं। नैब तरामीम मुस्तरद हुई और फिर रेफरेंसेस एहतसाब अदालतों में जारी हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया कि इन रेफरेंसेस पर अभी फ़ैसले मत दिए जाएं। तो ये मामला कहाँ तक पहुँचेगा? फिर मिलिट्री कोर्ट्स का ट्रायल भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दिया था, अपील जानी है। ये मुल्क की सलामती के लिए, मुल्क की सियासत के लिए तमाम अमूर बड़े अहम हैं और इन अमूर पर आज बात करने के लिए हमारे रूबरू हैं पाकिस्तान के सीनियर तरीन पॉलिटिशियन, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। मखदूम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और बड़े अरसे के बाद आपसे बात हो रही है। ये फरमाइए, तारीख़ तो आ गई, क्या वाकई अब इलेक्शन हो जाएंगे? पराचा साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे याद किया और अपने प्रोग्राम में मुझे मदऊ किया। अब जिस तरह होता है कि वक्त ज़रा लिमिटेड होता है, तो उसमें कोशिश ये मैं करता हूं कि मैं बहुत सारी इश्यूज़ जो हैं उनको कम से कम वक्त में उन पे सैर हासिल और एक कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की एक जामिया गुफ्तगू हो सके। इलेक्शंस की जो डेट है ये आज जो हमें मीडिया से मालूम हुई है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में ये स्टेटमेंट दाखिल करवाई है जी कि जी वो 11 फरवरी 2024 तक वो तैयार हो जाएंगे इलेक्शन करवाने के लिए। अच्छा, अब मैं क्योंकि अरसा दराज मुझे बहुत सारी 4 दहाइयों से ज़्यादा हो गए इलेक्शन लड़ते हुए, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात करूँगा कि इलेक्शन जो जब डेट आती है, माजी में आपको ख़ुद भी इसको कवर करते रहे हैं कई दहाइयों, आपको ख़ुद भी इल्म होगा जी कि इलेक्शन की सिर्फ डेट नहीं आती, इलेक्शन के डेट के साथ पूरा शेड्यूल दिया जाता है। जब पूरा शेड्यूल आ जाए, जो तकरीबन 55 दिन 56 दिन इसके आसपास 54 दिन आप इसके आसपास 54 दिन के आसपास होता है जी, ठीक है जी। तो जब तक वो पूरा शेड्यूल ना आ जाए उस वक्त तक सिर्फ इलेक्शन की डेट दे देना, चले एक लिहाज से तो ये खुशाइंद है कि हर तरफ से बहुत सारे जगहों से मुतालबे आ रहे थे कि जी इलेक्शंस की जो डेट है अनाउंस की जाए। डेट आ गई है। अब जब तक वो अगला मरहला जो है शेड्यूल का वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको नहीं देता, तो मेरे ख्याल में ये बात अधूरी रह जाएगी। और इलेक्शन कमीशन ने वैसे मेरे मुताबिक तो अपने जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दिए हैं पिछले कई हफ्तों से, उसमें बड़े वाज़ेह तौर पे एक उन्होंने आउटलाइन अपना एक पैरामीटर्स किए हुए हैं, जहाँ पे हल्का बंदियों की जो अपीलें होनी है उनका टाइम फ्रेम है, फिर फाइनलाइजेशन उनकी है उन हल्का बंदियों की, क्योंकि वो भी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होंगी, उसके बेस पर ही इलेक्शन होंगे। तो मुझे लगता है, मेरा अपना ज़ाती जो ख्याल है, इलेक्शन होंगे, ज़रूर होंगे। और मखदूम साहब यही हमें एक कंसेंसस भी नज़र आ रहा है। सदर ममलिकत हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हो, पॉलिटिकल पार्टीज़ हों, आप जैसे सीनियर रहनुमा हों, तो ये तो खुशाइंद बात है। फिर बहुत ही खुशाइंद बात है। और इससे देखें एक जो सबसे बड़ी जो इसमें जो मुझे खूबी और जो इसमें मुझे सिल्वर लाइनिंग नज़र आती है कि जो अब हम पैदा किए जा रहे थे मुख्तलिफ क्वार्टर से, आपकी मीडिया में कई लोग आके ये बातें करते थे, शक शुबा की अपना इजहार किया करते थे, कम से कम वो सिलसिला अब ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि डेट आ चुकी है और 11 फरवरी जो है
कोई इतनी दूर भी नहीं है, आज तकरीबन 3 महीने का उसके लगभग वो टाइम है जिसमें इस इलेक्शन हो जाएंगे और असम्बलियाँ जो हैं वो हमारे वजूद में आ जाएंगी, जिससे दोबारा हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो पीछे मुनक़ता हो गया था वो दोबारा शुरू हो जाएगा। अभी जब ये समाअत थी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़े दिलचस्प जुमले कहे। उन्होंने कहा कि हमने पीपल्स पार्टी और पीटीआई को इकट्ठा कर दिया है। पॉलिटिकली ये फरमाइए कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई इकट्ठे हो सकते हैं? पराचा साहब, सियासत में हर चीज़ मुमकिन है। आप किसी चीज़ को उसको आप रूल आउट नहीं कर सकते, और आपने ख़ुद देखा है पिछले 30-40 साल में कि किस तरह यहाँ पे सियासत चली है। अगर आप 83 में चले जाएं तो आप देखिए कि MRD बनी थी जी, उसके बाद ARD बनी जी जी। अच्छा, उसमें पीपल्स पार्टी कई उनमें जो वो थे इत्तेहाद थे उसमें शरीक थी। उसमें पीपल्स पार्टी जो थी उसमें उसके बाद उसके इख्तलाफात भी हो गए बहुत सारी जमातों के साथ उनमें से, लेकिन फिर उन्हीं जमातों के साथ पीपल्स पार्टी ने सियासी इत्तेहाद भी किए। तो आप इसको, मैं एक एकेडमिकली बात कर रहा हूँ, आप इसको रूल आउट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मुझसे ज़ाती तौर पे इस बात का पूछें कि मेरा अपनी ज़ाती राय क्या है, और जैसे कि मैं आसिफ अली जरदारी साहब को थोड़ा बहुत उनकी सोच को मैं समझता हूँ, तो मेरा नहीं ख्याल कि पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी का कोई इल्हाक होने जा रहा है, या उसको मैं देख रहा हूँ उसको कोई किसी किस्म का। क्योंकि आप ही की बात को, जो आसिफ अली जरदारी साहब को शायद इतना कोई और जानता हो जितना आप जानते हैं। एक तरफ चेयरमैन पीटीआई कहा करते थे कि ये माफिया हैं, इन्होंने सिंध लूट लिया, बर्बाद कर दिया। फिर वो कहते थे कि ये जो मौरूसी सियासत है। तो इस तनाजुर में, क्योंकि कुछ आपकी पार्टी के रहनुमा, बड़े बड़े रहनुमा, मैं अब नाम नहीं लेना चाह रहा, वो एहतराम मेरे लिए मलूज़ खातिर है, वो तो खड़े होते हैं उनके साथ, पीटीआई के साथ। पराचा साहब, बात यह है कि आप जानते हैं जब इलेक्शंस करीब आते हैं ना, तो बहुत सारी जमातें जो हैं, सियासी जमातें, वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेना शुरू कर देती हैं। अब पॉलिटिकल पोजीशनिंग लेने का मतलब ये नहीं है कि जो कुछ आप सुन रहे हैं या जो कुछ कहा जा रहा है वही कुछ होने को जा रहा है। कुछ प्रेशर टैक्टिक्स भी होते हैं, कुछ और किस्म की उसके मुहरक़ात भी होते हैं सियासत के हवाले से। तो ये कोई ऐसी सियासत में मेरे नज़दीक कोई ऐसी कोई अजीब बात नहीं जो हमारे जो हमारे लोग जो बातें कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको अपना जो तज़किया है वो मैंने आपको पेश किया है कि मेरा नहीं ख्याल पीपल्स पार्टी जो है वो आने वाले इलेक्शंस में पीटीआई के साथ किसी किस्म का इत्तेहाद करने जा रही है। उसकी वजह आपने बयान कर दी है, बहुत सारी वजूहत। इमरान खान साहब जो जरदारी साहब के मुतल्लिक, बिलावल के मुतल्लिक और दीगर लोगों के मुतल्लिक भी बातें करते रहे हैं, और उन्होंने खासी वो बिलो द बेल्ट बातें की हैं जो आमतौर पर सियासत में नहीं करनी चाहिए और नहीं की जाती। हमारी कुछ अखलाकियात हैं, हमारी कुछ सियासी वैल्यूज़ हैं, वो कि अब तो ये कहना महाल है, अब तो हमारे ना अखलाकियात रही हैं, ना कोई वैल्यूज़ रही हैं, और ना ही सियासत में वो असूल रहे हैं जो कि हमने बहुत अरसे पहले जिनके बलबूते पर सियासत शुरू की थी। पंजाब में ख़ास तौर पर ये एक इम्प्रेशन ज़रूर आता है कि पंजाब में, चूँकि आप ख़ुद भी पंजाब में बैठे हुए हैं, वैसे तो 2018 में आप जीत गए थे इलेक्शन, लेकिन वो इंजीनियरिंग की वजह से जो हुआ वो सबके सामने है। तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की क्या पोजीशन नज़र आती है? कम बैक कर सकती है या अभी बहुत सारी और मेहनत करने की ज़रूरत है? पंजाब एक बहुत बड़ा इशू है पीपल्स पार्टी के लिए। हाँ। और सियासत के लिहाज से हमें जो मेरे नज़दीक सबसे बड़े हमें जो चैलेंजेस हैं वो हमें सबसे बड़े पंजाब में हैं, क्योंकि इसमें कोई शक की बात ही नहीं है। 141 सीट्स हैं कौमी असम्बली की पंजाब में। अगर इन सीट्स और मरकज़ में वही जमात हुकूमत बनाती है एग्जैक्टली जिनको पंजाब में अच्छी खासी सीट्स 141 में से मिले, और ये माजी में आप देख चुके हैं। 2008 में पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई जब,
तो पंजाब में उसको बहुत एक अच्छी खासी उसकी तादाद थी सीटों की। यही सूरत हाल 2013 में PMLN की रही, और फिर 2018 में जब PTI को ये दिलवाया गया, एक ये मैंडेट जो है सो कॉल्ड मैंडेट दिलवाया गया, तो पंजाब में पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो काबिल रश्क नहीं है, मुझे ये एडमिट करना पड़ता है। और इस हवाले से हमें बेपनाह काम की ज़रूरत है। और मेरा ख़्याल है अब हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत कम वक्त हमारे पास है, क्योंकि देखो 3 महीने में तो मेरा नहीं ख्याल हम इतना कुछ कर सकें। लेकिन फिर भी किसी सियासी जमात को आराम से बैठना नहीं चाहिए। और पीपल्स पार्टी तो वो जमात है जिसने कभी गिव अप ही नहीं किया, तो हमें अपनी कोशिशें जो है वो जारी रखनी चाहिए। और मेरे ख्याल में ज़रदारी साहब जो हैं वो उनमें माशाल्लाह फ़हम फरासत और सियासी जो उनकी सोच है वो काफ़ी मैच्योर है। और वो सियासत की जो बारीकियाँ हैं, देखें सियासत सिर्फ ये नारेबाजी की या तकरीरों का नाम नहीं होता। सियासत जो होती है वो होती है आपकी प्लानिंग, आपकी स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, और फिर आप उनमें वो जो मिसिंग लिंक्स होते हैं उनको जोड़ते कैसे हैं। और इस हवाले से ज़रदारी साहब जो है वो काफ़ी वो कोना मश्क हैं, वो एक्सपीरियंस भी हैं। और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वो इस सिचुएशन को ज़रूर कुछ ना कुछ सैल्वेज करने की लिए अगले चंद महीने में कोई इक़दाम करेंगे। मखदूम साहब इधर रुकिएगा, नादरीन ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे ये मिसिंग स्पॉट्स की बात कर रहे हैं मखदूम साहब। ब्रेक के बाद हम इनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि मिसिंग स्पॉट्स तो पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन सिंध में एक ग्रेटर अलायंस बना है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा पीपल्स पार्टी पे, मुल्क की सियासत पर। ब्रेक के बाद इनसे पूछते हैं। वेलकम बैक नादरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं वेरी सीनियर पॉलिटिशियन मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। आपने मिसिंग लिंक्स की बात की अभी। अब मिसिंग लिंक्स तो सिंध में और लोग ब्रिज कर रहे हैं, वो MKM, JUI, नून लीग, GDA वो इकट्ठे हो गए, तो सिंध आपकी पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है। ये जो मिसिंग लिंक्स वहाँ जो गैप ब्रिज हुए, मिसिंग लिंक्स फिल इन हुए, उसका नुकसान हो सकता है पार्टी को। एक लंबी बहस है बराजू साहब, लेकिन मेरी अगर आप गट फीलिंग आपको मैं बताऊं जी तो सिंध में जो कुछ भी कर लें, सिंध में पीपल्स पार्टी ही एक मेजर सियासी फैक्टर है, और वो आने वाले इलेक्शन में वो मेजर सियासी फैक्टर रहेगा। ये जो लिंक्स जिनका आपने जिक्र किया ये ज़रूर रहेंगे, और मैं ये नहीं कह रहा कि ख़त्म हो जाएंगे, रहेंगे। लेकिन इनसे पीपल्स पार्टी की जो मजमूई सूरत हाल सियासी सिंध में, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पीपल्स पार्टी ने कराची की मेयरशिप ले ली, पीपल्स पार्टी ने हैदराबाद की मेयरशिप ले ली, और 2018 के इलेक्शन में वहाँ भी कुछ मिसिंग स्पॉट्स आए थे। मीन के PTI को 14 सीटें मिली थीं। अब क्या होगा वहाँ पर? क्या पीपल्स पार्टी कोई फुट होल्ड बना सकेगी कराची में, हैदराबाद में? मेयर हैं उनके अपने, या फिर आपके जो जब आप वज़ीर थे, वज़ीर दाखिला थे, आपके कॉलीग्स थे MKM वाले, वो रिगेन करेंगे अपनी स्ट्रेंथ को? इसका एक बड़ा तवील जवाब बनता है वरज साहब, क्योंकि आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी इलेक्शंस होने हैं, फेयर एंड फ्री होने हैं, किस तरीके से की जाने हैं। तो एक तो आपको मैं इसका इस तरह जवाब देना चाहूँगा कि जिस तरह पिछले तकरीबन 1985 से इलेक्शंस पाकिस्तान में हो रही हैं, और उसके बाद आपने 8-10 इलेक्शन और देखे हैं, तो ये आने वाले इलेक्शन भी उसी किस्म के इलेक्शन होंगे। 2018, 2013, उससे पहले इलेक्शन जो हुए, देखें मुझे क्योंकि ये कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कि हम कहने को तो एक डेमोक्रेसी हैं, जमहूरियत है, लेकिन हम पूरी तरह हमने अपने जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं, या जो ग्रास रूट पे जो हमारी जमहूरी हमारा जो बेसिस हैं, वो अभी तक हम उस तरीके से मजबूती से नहीं बना सके। तो मुझे इलेक्शन वो पुराने इलेक्शन से मुझे मुख्तलिफ नज़र नहीं आते। अब ये कहते हुए
आपने MKM की बात की है, दीगर जमातें GDA और भी PMLN वो फंक्शनल है, तो इन सब के लिंक्स तो है ना कहीं ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट तो कहीं नहीं करते। तो उस हवाले से अब ये देखना है कि कौन सा लिंक जो है वो आने वाले इलेक्शन में जो फरवरी में होने वाले हैं उस वक्त उस पॉइंट इन टाइम में अपने आप को ज़्यादा मौसर तौर पे आगे ले जा सकता है। और फिर इसमें क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से पीपल्स पार्टी को एक चैलेंज ज़रूर इसमें होगा कि वहाँ पे जो मेयरशिप है वो पीपल्स पार्टी के पास है, और अब मेयर ने वो नौजवान एक हमारे हैं मुर्तज़ा वहाब साहब जी, मुर्तज़ा जो हैं ख़ासे एक्टिव हैं, पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, वो उनकी वालदा अल्लाह ताला उनको खलीक रहमत करे, एक बहुत एक जामिया सियासी वर्कर भी रही हैं। तो अब उन पे भी बड़ा चैलेंज है कि वो डिलीवरी कराची में कैसे करते हैं, क्योंकि कराची तो बेसिकली डिलीवरी की बात है कि आप वहाँ के लोगों को आसाइशें किस तरह फराम करते हैं, उनके जो लोकल मसाइल किस तरह हल करते हैं। तो उनकी जो डिलीवरी है उस पर भी आने वाले वक्त में जो कराची की जो सीटें हैं, पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में कराची की 7-8 कम से कम 7-8 सीटों पे उसकी पोजीशन मुझे काफ़ी बेहतर नज़र आती है आने वाले इलेक्शन में। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कर दी। आपने मेरे इंट्रो के हवाले से बात की, मैंने सियासी इंजीनियरिंग की इस्लाह इस्तेमाल की, नैब तरामीम की गई, जस्टिस अता बंदयाल साहब के बेंच ने उनको मुस्तरद कर दिया, रेफरेंसेस बहाल हुए, लेकिन फिर मौजूदा चीफ जस्टिस वाले बेंच ने कहा कि अब एहतसाब अदालतें रेफरेंसेस पे फ़ैसला नहीं करेंगी। ये नैब हर दौर में मुतनाज़ा क्यों रहा है? आपने मेरे दिल की बात कह दी है। मुझे एक बात अगर आप इजाज़त दें कहने के लिए। जी। जब नैब बनी थी तो जो सबसे पहले उसके जो निशाने के लोग थे, जो विक्टिम थे, उसमें मैं भी शामिल था। और मुझे याद है, अब तक याद है कि हमें उसके बाद मैं जब रिहा भी हो गया, वो मेरे खिलाफ जो केस थे, करप्शन केस, वो था ही कोई नहीं, जो बनाए गए थे वो ख़त्म भी हो गए। तो एक बहुत लंबा अरसा हमें मीडिया में नैब ज़्यादा कहा जाता रहा, नैब ज़्यादा। अब मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से उन अपने करम फरमाओं से ये बात करूँगा कि मेरे समेत जिन दूसरों को नैब ज़्यादा कहता है, वो उन्होंने कहा था, ये लेबल लगाए थे, और उसके बाद उन्होंने खुद ही नैब को जिस तरीके से लताड़ा है, तो मैं तो बड़ा क्लियर बात इसमें है कि नैब को हर वक्त ये इस्तेमाल किया जाता रहा है, और नैब का इदारा खुद एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्शियल इदारा बन चुका है। मुझसे अगर आप सही तरह पूछें तो आज तक हमें ये नहीं पता कि नैब ने एक्चुअल रिकवरी कितनी करवाई है, और ना ये बात सामने आई, क्योंकि वो उनके जो फिगर्स हैं उनको बहुत सारे हल्के डिस्प्यूट भी करते हैं। और पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इस नैब की इस कारकर्दगी को देखते हुए, नैब की हैसियत को देखते हुए, आपको याद होगा कि जब 2008 में हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी ने एक फ्रेमवर्क, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, जहाँ पे उन्होंने कहा था हम नैब को ख़त्म करते हैं। जी। उस वक्त PMLN राज़ी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो दो थे अक्सरियत से हम उसको नैब को ख़त्म नहीं करवा सके। तो नैब का दायरा जो है मेरे नज़दीक जितनी जल्दी वो उसको ख़त्म किया जाए उतना ही पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए, पाकिस्तान के समाजी निज़ाम के लिए, सबसे बढ़कर पाकिस्तान की जो माशी निज़ाम है उसके लिए वो बेहतर होगा। अगर ये जितने देर ये, क्योंकि इसमें बेपनाह कंट्रोवर्सीज आ चुकी हैं। पिछले आप देखिए जो नैब रही है इमरान खान के ज़माने में, जावेद इकबाल साहब जब उसके सरबराह थे, जी, तो क्या कुछ उसकी कंट्रोवर्सीज आपके सामने नहीं आई। अब कहाँ से शुरू करें, कहाँ पे ख़त्म करें? आपके मीडिया चैनल्स हैं, अखबारात हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है नैब के उन हरकत के साथ जो कि उन्होंने पिछले इतने सालों में किए हैं, और उन्होंने हासिल वसूल किया। पिछले दौर में सबको अंदर किया गया, नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, फरियाल तालपुर साहबा को, शहबाज शरीफ को, हफ्जा को, मरियम, मतलब एक लंबी लाइन है। क्या मिला उसमें? आपने इब्तदाई सालों की बात की मखदूम साहब, मुझे थोड़ा सा इस बारे में भी एनलाइटन कीजिए कि ब्रॉडशीट को इंगेज किया गया,
नैब हुकाम को, उस वक्त के हुकाम को इतना भी इल्म नहीं था कि किस ब्रॉडशीट को पैसे देने हैं जो कौमी ख़जाने से डबल पेमेंट करना पड़ी? ये क्या माजरा था वैसे? अफसोस इसी बात का है राजा साहब कि ब्रॉडशीट का जो एग्रीमेंट हुआ था, उसके बाद आपने ख़ुद देखा कि ब्रॉडशीट ने किस तरीके से पाकिस्तान के ख़जाने पे कितना बड़ा बोझ डाला, और नैब के साथ ही उन्होंने दो नंबरी की। उस वक़्त के जो चेयरमैन नैब हैं और उस वक़्त के जो प्रोसिक्यूटर जनरल थे जिनको कहा जाता है, उन्होंने वो साइन किए है, वो जो अब तो दुनिया में वो नहीं रहे, उनको क्यों नहीं उनसे पूछताछ की जाती? कम से कम चेयरमैन नैब तो उस वक़्त के जो हैं वो अभी तक जिंदा है। जो डिप्टी चेयरमैन है, शायद मुझे उनका नहीं पता, वो भी जिंदा होंगे, कि जिन लोगों ने उस एग्रीमेंट को साइन किया था बगैर, और वो कहते हैं हमने देखे पड़े बगैर, ये एक मजाक है ये जो बातें करते हैं कि उस वक्त के चेयरमैन ने, मैंने देखा किसी जगह पे मीडिया पे, उन्होंने कहा जी कि मुझे तो पता नहीं था। अब ये कोई कहने की बात है या ये मानने की बात है? तो जब तक ये इसकी इंक्वायरियां आप नहीं करते, जो अरबों रुपए का बल्कि खरबों रुपए का जो नुकसान सरकारी ख़जाने को और उसके ज़रिए मईशत को पहुंचा है, उसका किसी न किसी को ज़िम्मेदार तो ठहराना है, आपने किसी को कटहरे में तो लेके आना है। अल्लाह करे कि किसी न किसी वक्त पे उनसे पूछ-कुछ की जाए और उनको भी एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। मखदूम साहब, ये एहतसाब की बात तो आपने कर दी कि किसी न किसी को हिसाब देना होगा। मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मैं एक सवाल छोड़ के आप पर जा रहा हूँ कि सिंध के अलाइंसेस की भी आपने हमें बताया, लेकिन पंजाब में इस्तेकाम पार्टी बन गई, आपकी अपनी पार्टी है, पीटीआई के लोग भी मौजूद हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पहुँचे हुए हैं, तो पंजाब की सूरत हाल क्या है, आपका तजिया लेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और आज हमारे रूबरू हैं वेरी सीनियर पॉलिटिशियन मखदूम फैसल सालेह हयात साहब। आपने सिंध के हवाले से जो वहाँ की एक अलाइंसेज हैं या जो भी सूरत हाल है बात की, अगर पंजाब के हवाले से बात की जाए तो पंजाब में आपको क्या इक्वेशन नज़र आती है मुख्तलिफ सियासी जमातों की? देखिए, बड़ी वाज़ेह है फराज साहब, और ये मुझे कहने दीजिए, इसमें कोई मुझे हिचकिचाहट नज़र नहीं आती कि पंजाब में इस वक्त दो सियासी जमातें हैं जो सियासी तौर पे जो कि मौसर हैं, बड़े मतलब मेजर लेवल पे, PMLN है और PTI है। अब PTI इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में देखना ये है कि पिछली दफ़ा तो PTI के पास उनको बहुत सारे उम्मीदवार दिलवा दिए गए। आप खुद जानते हैं 2018 के शुरू में क्या कुछ हुआ वहाँ पे। जी जी, क्योंकि इलेक्शन जो होते हैं सिर्फ वो नारों पे, जलसों पे या रैलियों पे इलेक्शंस नहीं लड़े जाते। मैं खुद बेपनाह इलेक्शन लड़ चुका हूँ। इलेक्शन का एक पूरा एक साइंस है, एक मैकेनिज़्म है। आप इलेक्शन कैंपेन करते हैं अपने अपने हलकों में, और फिर इलेक्शन कैंपेन सारी एक जगह होती है। वो जो इलेक्शन वाला दिन का जो आपने मैनेज करना होता है, exactly. वो 50% है आपका पूरा इलेक्शन। अच्छा, जो लोग अपने हलकों में मौसर हैं, जिनकी अपनी वहाँ पे पूरा एक सेटअप है, उनका मैकेनिज़्म मौजूद है, उनकी वहाँ मशीनरी मौजूद है, उनके मैनेजमेंट सिस्टम वहाँ मौजूद है, एंट्रेंच्ड हैं, उनके लिए तो ये इलेक्शन वाले दिन मैनेज करना जो है वो कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन आप अगर ये समझिए आपको नए नौवारिद लोग वहाँ पे लेके आ जाएं जो इलेक्शंस वाले दिन वो सारा जो है वो स्क्रैच से शुरू करें, तो वो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो मुझे एज ऑफ टुडे, जिस तरह अब आप बात कर रहे हैं, मुझे आज नज़र नहीं आता कि PTI का कोई उम्मीदवार जो है, चंद एक शायद हो सकते हैं, मैं ज़्यादातर बात आपसे करूँगा ओवरऑल 40 सीटों के हवाले से, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जी, और जो 297 करीब सीट्स हैं सूबाई, PTI मुझे नज़र नहीं आती कि वो मैनेज कर सके अपने ये इलेक्शंस को, या बल्कि इलेक्शन कैंपेन को मैनेज भी नहीं कर सकेगी, और इलेक्शन के दिन तो मेरे लिए उनके लिए बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उनके पास उम्मीदवार नहीं होंगे, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार हैं। अच्छा, इसी कॉन्टेक्स्ट में मखदूम साहब, इसी कॉन्टेक्स्ट में आपने दुरुस्त फरमाया कि
जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनका एक बाकायदा स्ट्रक्चर है अपने अपने हलके में, वो ज़िले में 2 सीटें हों 3 सीटें हों, वो दे आर वेल इंट्रेंच्ड, ये लोग अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में चले गए। जब आप ये फरमाते हैं कि 2 मुअस्सर जमातें हैं जिनमें नून लीग और PTI है, अगर इलेक्टेबल या इन्फ्लुएंशियल इस्तेहकाम पाकिस्तान में आ गए तो एक फोर्स तो वो बन गई ना सियासी। देखिए, मुझसे अगर आप पूछिए, मैं आपको अपना सियासी तज़किया पेश कर सकता हूँ। जी, यही आपसे गुजारिश यही है, आज आपको ज़हमत देने का मकसद यही है। इस्तेहकाम पार्टी में यकीनन कोई शक की बात नहीं कि बहुत सारे सियासी हैवीवेट शामिल हुए हैं, और उनमें से कई ऐसे हैं जो कि यकीनन जिनको मैं जानता भी हूँ, उनके माजी को भी मैं जानता हूँ कि वो मौसर तौर पे अपने आप को इलेक्शन कैंपेन में आगे लेके आ सकेंगे, और हो सकता है कि वो रिज़ल्ट्स भी जो है वो फेवरेबल ले सकें। लेकिन ओवरऑल जो एज अ पार्टी, इस पार्टी को मैं नहीं समझता कि इसको अभी तक वो पजीराई, सियासी पजीराई एज ए पार्टी इसको हासिल हुई है, जिस तरह के दीगर सियासी जमातों को पंजाब में या दीगर सूबों में उनको हासिल हुई है। उनके जो इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, यकीनन वो अपनी अपनी जगह पे वो उनका अपना एक रोल होगा, और वो उसके बलबूते पे वो यकीनन अपनी सीटें निकालने में हो सकता है कामयाब हो जाएं। अब मियाँ साहब के हवाले से अगर बात की जाए, मियाँ साहब अब 10 नवंबर से वो निकल रहे हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलेंगे, वो सियासी कायदीन से मिलेंगे, वो मैस कैंपेन जिसको कहते हैं उस पे जाएंगे। तो आप कोई मेजर डिफरेंस या बड़ा असर महसूस करते हैं होगा उनके बाहर निकलने से? बराज साहब, 1990 से लेके 1988 से लेके आज तक आप देखिए ना, 88 में जब इलेक्शन हुआ जी, एक परसेप्शन थी वो, क्योंकि मैं खुद उसमें शामिल था, कि पीपल्स पार्टी का पहला इलेक्शन है ज़ियाउल हक के बाद, और पीपल्स पार्टी को एक बड़ी फेवरेबल किस्म की इसको रिस्पांस मिली, और नज़र आ रहा था कि जी वही पार्टी जो है वो बरसर इक़्तिदार आएगी। फिर जब 90 में निकाला गया तो बड़ी वाज़ेह तौर पर राइटिंग ऑन द वॉल नज़र आ रही थी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब सामने आ रहे हैं। 93 में जब मियाँ नवाज शरीफ साहब को निकाला गया तो अगेन पीपल्स पार्टी के हवाले से एक इम्प्रेशन सामने था कि वो पीपल्स पार्टी दोबारा सामने आ रही है। हालांकि काजी आ रहा था, जालिमों काजी आ रहा था, उसमें जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिर कादरी साहब भी थे, उन्होंने कोई 100 से ज़्यादा सीटों पे अपने बंदे खड़े किए थे। अब ये देखिए, ये सारी हिस्ट्री आपके सामने है। 18 में आप सब जानते हैं कि सबको इल्म था कि नवाज शरीफ आ रहा है, सॉरी ये इमरान खान आ रहा है, जी जी, उस हवाले से। तो अब भी जो है, जो एक तासुर अमूमी जो कायम हो रहा है, वो तो यही हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आ रहे हैं। तो ये जो हमारे यहाँ जो सियासत में जो तासुर होता है ना जी, जिसको आप आमतौर पर परसेप्शन कहते हैं, वो रियलिटी से ज़्यादा मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा मौसर होते हैं। तो परसेप्शन तो इसको यही बनाया जा रहा है, और जिस तरह उनको प्रोटोकॉल दिया गया है, जिस तरह उनकी पजीराई हो रही है, तो लोग भी देखें, हमारे यहाँ इलेक्शन में अक्सर हम देखते हैं बहुत से हलकों में एक फ्लोटिंग वोट भी होता है। कुछ तो बहुत सारे वोट तो कमिटेड वोट होते हैं, एग्जैक्टली, बहुत सारे एक फ्लोटिंग वोट होता है जो कि डिसाइड नहीं किया होता। तो फ्लोटिंग वोट जो होता है वो हमेशा जाता है परसेप्शन के साथ, कि जिस तरफ उसको नज़र आ रहा है कि जी ये पार्टी जो है अगली ये पावर में आने वाली है, या ये शख्स पावर में आने वाला है। तो उस हवाले से तो मेरे ख्याल में PMLN को खासी एडवांटेज है उस हवाले से कि उनकी परसेप्शन जो है वो तो बना दी गई है। आप फरमा रहे हैं कि परसेप्शन ये है, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब का जैसे ही तारीख आई इलेक्शन की, आसिफ अली जरदारी साहब का ट्वीट आया कि पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह अगला इलेक्शन जीतेगी। वो खाली मोरल बूस्टिंग कर रहे हैं या वाकई उनके पास कोई अभी भी कोई स्ट्रेटजी है ऐसी? देखिए, ये आसिफ जरदारी साहब पार्टी के सारे मैनेज करते हैं, उसके हेड हैं, सरबराह भी हैं उसके हैं जी। तो वो उनका पूरा राइट है कि वो अपनी पार्टी के हवाले से जिसको कहते हैं ना लीड फ्रॉम द फ्रंट, वो करें।
और इस किस्म की पार्टी को इंस्पायर करें, पार्टी के कार्डर्स को, पार्टी के वर्कर्स को। और ये स्टेटमेंट्स जो है ना, ये जो उन्होंने दी है बिल्कुल ऐन सियासी तकाज़ों के मुताबिक है। जो हमारे जो सियासी स्पिरिट है, जो पार्टी के मुताबिक, जिसको पार्टी ने आगे इलेक्शन में अपने आप को मुतहर्रिक करना है, उसके उनके असूलों के मुताबिक है। उस कॉज को आगे ले जाने के हवाले से बिल्कुल ठीक है, और वो आगे भी ऐसे स्टेटमेंट देते रहेंगे। पार्टी वर्कर्स को आपने इंकरेज करना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको आपने निकालना है, उनको आपने जो मुख्तलिफ हाले से, क्योंकि वही तो हमारे असल में हमारा बेसिक जो स्ट्रेंथ है, हमारी पार्टी के कार्डर्स हैं, हमारे वर्कर्स हैं, तो उन्होंने पार्टी की कैंपेन चलवानी है। अच्छा, बहुत सारे पॉलिटिकल एक्टर्स हैं, बहुत सारी सियासी जमातें हैं। फॉर जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, अगर ज़रूरत पड़ती है तो क्या वही 16 महीने की कोalition दोबारा आ सकती है? देखिए, मुझसे अगर आप पूछें तो मैं आपको कहूँगा कि जी अगले इलेक्शन एक आपको माहौल मिलेगा जो अभी आज हम बात कर रहे हैं, और इलेक्शंस तक जो जाएगा एक माहौल आपको वो मिलेगा। जी जी। इसमें कुछ तलखियाँ भी होंगी, इसमें हो सकता है कुछ छोटे मोटे अटैक भी एक दूसरे पे किए जाएं। ये सियासत का हिस्सा है। जी इसमें जी। इसमें कोई ऐसी मुझे अजीब बात नजर नहीं आती। और कैंपेन टाइम है, इलेक्शन टाइम है, कैंपेन टाइम है इसमें, ठीक। हर पार्टी की अपनी पोजीशन है, हर पार्टी ने अपने लिए मैक्सिमम बेनिफिट्स लेने हैं। फिर एक पोजीशन आएगी जब इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शन के रिजल्ट आ जाएंगे। अगला राजा साहब जो अगला जो सेटअप है, मुझे मैं कुछ ज्योतिषी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरी एक सियासी असेसमेंट है। मुझे वो बड़ा क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगेन एक और कोalition गवर्नमेंट बनेगी। हो सकता है जो 16 महीने वाली हुकूमत जितनी जमातें थीं, हो सकता है उतनी जमातें ना हो, लेकिन फिर भी अगली हुकूमत जो होगी उसमें अच्छी खासी नुमाइंदगी उन्हीं जमातों की होगी जो कि पिछली 16 महीने की हुकूमत में इकट्ठी रही हैं। यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग अगली हुकूमत में इकट्ठे हो सकते हैं, आपको क्या नज़र आता है? मुझसे अगर आप पूछें तो मैं इस पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया नादरीन। मखदूम फैसल सालेह हयात साहब सीनियर तरीन पॉलिटिशियन अपनी बात भी कर रहे थे और तज्ज़िया भी दे रहे थे, और जिस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसे में कहा कि 40 साल सियासी निचोड़ है उनकी ज़िंदगी का, तो इसी तरह मखदूम साहब भी बहुत सारी चीज़ों पे अपना निचोड़ बयान कर रहे थे कि पाकिस्तान की सियासत में होता क्या आ रहा है और आइंदा क्या होगा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।